आदित्य पत्रकारिता का होशियार छात्र था जो क्राइम स्टोरीज में गहरी दिलचस्पी रखता था। रिया उसकी गर्लफ्रेंड थी जो फोटोग्राफी और एडिटिंग में एक्सपर्ट थी। दोनों का यूट्यूब चैनल सफरनामा कॉलेज में ही तेजी से पॉपुलर हो गया था। ट्रैवल व्लॉगिंग के साथ साथ अब वे मिस्ट्री और हॉन्टेड प्लेसेस पर भी वीडियो बनाने लगे थे। एक दिन उन्हें सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी गांव के बारे में मैसेज आया। उस गांव का नाम था भीस गांव, जो नक्शे पर भी ठीक से नहीं दिखता था। कहा जाता था कि वहां पिछले 10 साल से कोई लौटा नहीं। यह सुनकर आदित्य और रिया का रोमांच और बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि इसी गांव पर अगली डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। दोनों ने अपने कैमरे, ड्रोन्स और बाकी गियर तैयार कर लिए। रात के समय वे एक पुरानी बाइक से गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ता सुनसान और अजीब सा था, जैसे पेड़ भी उन्हें घूर रहे हों। रिया ने मोबाइल से लाइव लोकेशन शुरू कर दी ताकि ट्रैकिंग बनी रहे। गांव के करीब पहुंचते ही मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह चला गया। एक टूटा फूटा बोर्ड मिला जिस पर लिखा था भीस गांव, आगे जाना मना है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कैमरा ऑन किया और बोला, अब असली शूट शुरू होता है। गांव में घुसते ही अजीब सी ठंड और सन्नाटा दोनों का स्वागत कर रहे थे। घर जले हुए लग रहे थे और कुछ में अंधेरे में परछाइयां हिलती दिख रही थीं। रिया को एक झोपड़ी से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने तुरंत कैमरा उधर घुमा दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे वे गांव के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने लगे। एक पुरानी हवेली मिली जिस पर खून से मत घुसो लिखा था। फिर भी दोनों ने वीडियो के लिए अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर फर्श पर पुराने अखबार और टूटी तस्वीरें बिखरी थीं। दीवार पर एक फैमिली फोटो टंगी थी, लेकिन चेहरों पर खरोंचें थीं। रिया ने जब वो फोटो कैमरे में कैद की तो बैकग्राउंड में कुछ हिलता दिखा। दोनों ने मुड़कर देखा, एक परछाई सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। आदित्य ने चुपचाप उसे फॉलो करना शुरू किया और रिया भी पीछे हो ली। सीढ़ियां चरमराने लगीं और हवेली में गूंजती एक हंसी सुनाई दी। ऊपर का कमरा लॉक था, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी औरत बैठी थी जो दीवार पर कुछ लिख रही थी। उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम भी मरने आए हो क्या? रिया डर कर पीछे हट गई और आदित्य उसे रिकॉर्ड करता रहा। औरत ने धीरे से कहा, जो भी यहां शूट करने आया वापस नहीं गया। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और दीवार पर खून से कुछ लिखा। उसने लिखा, अब तुम दोनों इस कहानी का हिस्सा हो। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और सब कुछ हिलने लगा। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हवेली की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं और छत से खून टपकने लगा। रिया बेहोश हो गई और आदित्य ने उसे खींचते हुए नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन नीचे की सीढ़ियां गायब थीं और हवेली एक भूल भुलैया में बदल चुकी थी। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और आवाजें आने लगी थीं, बच नहीं पाओगे। किसी ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। रिया को होश आया तो उसने खुद को एक पुराने खाट पर बंधा पाया। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो बोल रहा था, तुमने हमारे गांव का राज क्यों खोला? वो आदमी गांव का पुजारी था जिसने बताया कि इस गांव पर एक श्राप है। हर नई आत्मा जो यहां आती है उस श्राप को और ताकत देती है। रिया ने रोते हुए कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता था, वो बस वीडियो बना रहे थे। पुजारी ने कहा, तुमने खुद को एक कहानी में बदल लिया है। उधर आदित्य को उसी कमरे में ले आया गया जहां पहले वो औरत बैठी थी। औरत अब जमीन पर पड़ी थी, जैसे सदियों से मरी हो, लेकिन फिर उसकी आंखें खुल गईं और उसने कहा, मेरे साथ खेल खेलो। कमरे में सब कुछ उड़ने लगा और आदित्य की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। रिया की रस्सियां अपने आप खुल गईं और उसने कैमरा उठाया। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की और पुजारी से कहा, हमें बस यहां से बाहर जाना है। पुजारी ने कहा, अगर तुम इन सबको रिकॉर्ड कर लो तो शायद बच सको। रिया कैमरा लेकर हवेली के कोनों में छुपे डर को रिकॉर्ड करने लगी। वो बच्चों की हड्डियां, छत पर लटकी आत्माएं और दीवारों से झांकती आंखें कैद कर रही थीं। हर रिकॉर्डिंग के साथ हवेली और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। फिर अचानक आदित्य का एक वीडियो चला जिसमें वो खुद को मार रहा था। रिया चीख पड़ी, लेकिन समझ गई कि अगर वीडियो पूरा हुआ तो शायद वो भी मारी जाएगी। उसने तुरंत कैमरे को तोड़ा और सब कुछ मिटा दिया। तभी हवेली हिलने लगी और पुजारी ने चिल्लाया, तूने श्राप को तोड़ दिया। रिया बेहोश हो गई और अगली सुबह गांव के बाहर खेतों में पड़ी मिली। आसपास के किसानों ने उसे होश में लाकर पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस गांव पहुंची वहां कुछ नहीं था।
न हवेली, न बोर्ड, न खंडहर। रिया का कैमरा बरामद हुआ, लेकिन उसमें कोई वीडियो नहीं था। कुछ हफ्तों बाद सफरनामा चैनल पर एक अनजान पोस्ट आई। अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। पोस्ट का लोकेशन टैग था भीस गांव, जहां कोई वापस नहीं आता। रिया को होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ी थी, आंखों में डर और हाथों में कंपन। उसके सामने पुलिस अफसर खड़े थे जो बार बार पूछ रहे थे, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? रिया के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ डर और अधूरी यादें थीं। डॉक्टर ने कहा, इस पर गहरा मानसिक सदमा है, ज्यादा सवाल मत करो। पर पुलिस को चैन नहीं था, क्योंकि आदित्य अब भी गायब था। रिया ने आदित्य के परिवार से आंखें चुरा लीं, क्योंकि वो उनके बेटे को अकेला छोड़ आई थी। अगले दिन एक पत्रकार ने रिया से मिलकर एक सवाल पूछा, क्या आपने सफरनामा की नई पोस्ट देखी? रिया चौंक गई। नहीं, चैनल तो बंद कर दिया गया था। लेकिन जब उसने फोन उठाया और यूट्यूब खोला, सफरनामा जिंदा था। चैनल पर एक नई वीडियो थी जिसका थंबनेल था, मैं अब भी जिंदा हूं। वीडियो खुलते ही स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और एक सांस सांस में डूबी आवाज, रिया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? रिया की चीख निकल गई, क्योंकि वो आवाज आदित्य की थी। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन वीडियो फिर से गायब हो चुकी थी। सबने रिया को मानसिक रोगी समझ लिया और वो अकेली पड़ गई। वो घर भी नहीं जा पाई। हॉस्टल का कमरा ही अब उसकी जेल था। रात को दरवाजे की दरार से एक चिट फिसलती हुई अंदर आई। उस पर लिखा था, एक बार फिर गांव चलो, वरना मैं आ जाऊंगा। रिया की सांसें थम गईं। खिड़की से बाहर देखा तो कोई था, वही पुरानी औरत। अब रिया को समझ आ चुका था, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह रिया ने अपना कैमरा, बैग और डायरी उठाई और अकेले भीस गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर उसकी बाइक खुद ब खुद घूमने लगी, जैसे कोई दिखा रहा हो कि किधर जाना है। गांव की सीमा पर वो पुराना टूटा हुआ बोर्ड फिर से खड़ा था, भीस गांव, दोबारा मत आना। इस बार रिया तैयार थी, दिल में डर से ज्यादा गुस्सा था। जैसे ही वो गांव में घुसी, सब कुछ वैसा ही दिखा, जली हुई झोपड़ियां, अजीब सन्नाटा और हवा में लटकती चीखें। पर इस बार हवेली की जगह कुछ और था, एक विशालकाय स्क्रीन जिस पर उनका पुराना वीडियो चल रहा था। वीडियो में आदित्य बोल रहा था, रिया, मैंने गांव का सच जान लिया है, अब निकलना नामुमकिन है। रिया समझ चुकी थी कि आदित्य फंस गया है, शायद आत्मा नहीं बल्कि शरीर समेत। उसी वक्त एक दरवाजा खुला और अंदर से वही पुजारी निकला, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, अब तेरी बारी है आखिरी पोस्ट बनाने की। रिया चिल्लाई, आदित्य को वापस दो। पुजारी ने कहा, जिसने कहानी शुरू की वही इसे खत्म करेगा, मौत से। रिया ने कैमरा ऑन किया और पुजारी पर तान दिया, मैं तुम्हारा सच पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। पुजारी ने हंसते हुए कहा, तब देख कौन कौन मरता है। पूरा गांव जिंदा हो गया, जैसे हजारों आत्माएं भटकती हुई हवेली से बाहर निकल आईं। एक एक करके वे आदित्य के चेहरे में बदलने लगीं। हर दिशा में आदित्य बोलता दिख रहा था। रिया घबरा गई, लेकिन कैमरे से रिकॉर्ड करती रही। ये उसका हथियार बन चुका था। अचानक हवेली से एक दरवाजा खुला और असली आदित्य बेहोशी की हालत में दिखा। रिया दौड़कर गई, लेकिन आदित्य के आसपास आग की रेखा बनी हुई थी। वो समझ गई, या तो रिकॉर्ड करो या बचाओ, दोनों साथ नहीं हो सकते। उसने कैमरा जमीन पर रखा और आग में कूद गई। धुआं, चीखें और तेज रोशनी के बीच कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर एक अंधेरा छाया और सब कुछ शांत हो गया। 3 दिन बाद रिया की आंख खुली तो खुद को फिर उसी अस्पताल में पाया। इस बार सामने कोई अफसर नहीं, बल्कि आदित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं, पर आंखों में जिंदगी थी। रिया ने पूछा, हम जिंदा हैं? आदित्य बोला, शायद उस गांव ने हमें छोड़ दिया, या शायद हम अब उस गांव का हिस्सा बन गए हैं। रिया ने डरते हुए कहा, अब क्या करेंगे? आदित्य ने मुस्कुराकर फोन निकाला। ब्लॉग की अगली पोस्ट, जो मरा नहीं वो मरा सा रह गया। रिया ने कैमरा उठाया और कहा, अब सफरनामा असली डर बताएगा, फिल्म नहीं, हकीकत। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, स्क्रीन पर खून टपकने लगा और फिर वही आवाज आई, एक बार फिर